एक ऐसा जंगल है जो इतना बड़ा, इतना विशाल है कि हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। ये दुनिया के सबसे हैरत भरे और सबसे दुर्लभ और सबसे बेमिसाल जंगलों में से एक है। इसके पेड़ रहस्यमय और प्राचीन हैं और इनके साथ जुड़े हैं जाने कितने प्रतीक और जाने कितने मिथक। पेड़ों के तने खोखले और ऐंठे हुए हैं, कई बार तो देखकर यकीन ही नहीं होता। यहाँ के कुछ पेड़ 1000 साल पुराने हैं, समय के थपेड़े खाए बूढ़े पेड़। यहाँ अनगिनत जीव पनाह लेते हैं। एक अनुशासन भरा जंगल जो दिखने में भले कल्पना से परे लगे, पर यह एक अनूठे इकोसिस्टम का आधार है। जंगली जीवों का सुरक्षित घर, वो भी ऐसे इलाके में जहां इंसानों ने बहुत क्षति पहुंचाई है। एक जंगल जहां पेड़ कतार में खड़े नजर आते हैं, मानो एक विशाल सेना हो जिसके बीच रहते हों तरह तरह के जीव जो एक समृद्ध और पेचीदा पर्यावास को पालते पोसते हैं। पूरी दुनिया में इंसान की प्रगति की दौड़ जंगलों का सफाया करती जा रही है, पर यहां जैतून के पेड़ बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में इसका फैलाव था 1.1 करोड़ हेक्टेयर का। यह धरती का सबसे बड़ा स्थायी वृक्षारोपण है। यहां तक कि यह क्यूबा और पोर्चुगल के क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ा है। इन पौधों का एक बड़ा हिस्सा है पारंपरिक जैतून, जो धीरे धीरे उगते हैं भूमध्य सागर के आसपास अपनी सुस्त रफ्तार से। और एंडालुसिया इस मुकुट का नगीना है। यह जंगल तो हैरत से भरा हुआ है। जैसे कि ये इजिप्शियन मंगूस, नेवले की इकलौती प्रजाति जो यूरोप में पाई जाती है। ये जोशीला और कुशल मांसाहारी जीव यहां अक्सर ही नजर आ जाता है। एंडालुसियन जैतून के जंगलों में जिंदगी की धड़कन पर कोई अड़चन नहीं आती। अब इसे असली जंगल कहा जा सकता है या नहीं, ये बहस का मुद्दा है। पर इस बात पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता कि यहाँ काफी बड़े इलाके में जैतून के जंगल हैं। इनमें से कई बहुत पुराने हैं और ये एक समृद्ध इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। यानी ये एक ऐसा जंगल बनाते हैं जहाँ जिंदगी की चहल पहल कायम है। जीव विज्ञानी जैतून के इन पेड़ों को किसी फसल का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि इनके चारों तरफ जो इकोसिस्टम मौजूद है वो ठीक वैसा ही है जैसा भूमध्य सागर के जंगलों में होता है। इसके जैतून के ये पेड़ एक तरह से सहायक जंगल की तरह हैं, प्राचीन जंगल के बहुत करीब। यहाँ की जैव विविधता देखते ही बनती है। भूमध्य सागर की कई स्थानीय प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। असल में जैतून के इन पेड़ों को जैतून के प्राचीन जंगलों पर उगाया गया माना जा सकता है। इस पेड़ की पत्तियां और नन्हे फूल जंग का मैदान बन गए हैं। ये पेड़ों के सबसे संवेदनशील हिस्से हैं और इस सब पर कब्जा कर लिया है मॉथ, वुडलाइस और एफिड्स की बड़ी सी फौज ने। ये नन्हे और पेटू कीड़े हैं जिनकी तादाद तेजी से बढ़ती है, पर इसके बावजूद ये घुसपैठिए सुकून से नहीं जी सकते। जैतून के पेड़ों के पास हैं उनके अपने रक्षक जो इनका सफाया करते हैं।
लेडी बर्ड्स के ये लार्वे अपने माता पिता से दिखने में एकदम अलग होते हैं, लेकिन इन्हें हम नन्हे दैत्य तो कह ही सकते हैं। लेडी बर्ड की तरह इनके बच्चे भी जैतून के पेड़ों से कीट पतंगों का सफाया करने में मदद करते हैं। ये सही मायनों में इस इलाके के कुदरती कीटनाशक हैं। ये हैं लेस विंग्स के लावा। ये भी एक खूबसूरत कीड़ा है। ये भी वही काम करते हैं, एफिड्स का सफाया करते हैं। इन्हें ऐसे चूसते हैं मानो ये मीठे जायकेदार फल हों। और पेड़ के नीचे भी इसी तरह की एक जंग चल रही है। यहां एक खूंखार शिकारी शिकार पर निकला है, पर इसके पास है एक डरावना हथियार। इसका जानलेवा फौरन असर करने वाला जहर, जो शिकार को पूरी तरह से लाचार कर देता है। बिच्छू एरेक्निड के रिश्तेदार हैं, यानी इनका ताल्लुक मकड़ियों से है, और ये भी जैतून के पेड़ों पर कीट पतंगों की तादाद को काबू में रखने का काम करते हैं। ये अजीब सा दिखने वाला झिंगुर बिच्छू का पसंदीदा कीड़ा है। ये इबेरो मोरक्कन इलाके का रहने वाला है, और इसकी मौजूदगी ये दिखाती है कि जैतून के इन पेड़ों की जैविक संपदा या सेहत बहुत ही सही है। दिखने में ये सामान्य झिंगुरों से काफी अलग होता है। इसके सिर से बाहर निकलने वाले इस हिस्से का क्या मकसद है, ये हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। पर शायद इसका इस्तेमाल बचाव और हमले में किया जाता होगा, ठीक वैसे ही जैसे हिरण अपने सींगों से अपने इलाके और अपने हरम की हिफाजत करता है। जैसे ही शाम होती है, यह शिकार करने निकल पड़ता है। बिच्छू दूसरे एंथ्रोपॉड्स का शिकार करते हैं, खास तौर पर कीड़ों का। ये शिकार पर घात लगाते हैं, उसे अपने पंजों से कसकर पकड़ लेते हैं और फिर उसमें जहर डालकर उसे पूरी तरह नाकाम कर देते हैं। एक बार शिकार सुन्न पड़ा तो ये उसका गोश्त फौरन सफाचट कर डालते हैं, मानो वो किसी मिल्क शेक का मजा ले रहे हो। यह शिकार है एक टिड्डा, जिसे बिच्छू मजे से खा रहा है। बिच्छुओं की लार में बहुत ताकतवर एंजाइम होते हैं, जो कीड़ों के कड़े हिस्सों को घोलकर पचा देते हैं। बिच्छू को इस तरह तैयार तरल को बस पी जाना होता है। जैतून के पेड़ों के चारों तरफ एक इकोलॉजिकल नेटवर्क बना हुआ है, और इसे समृद्ध बनाते हैं बहुत सारे नन्हे स्तनपाई जीव जो भूमध्य सागर के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। ये है एक यूरोपियन या आम खरगोश। जैतून के पेड़ों वाला ये इलाका खरगोश के लिए एकदम सही होता है, क्योंकि यहाँ तरह तरह के पेड़ बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ ये आराम से बिना किसी डर के रह सकते हैं। जैतून के सबसे पुराने पेड़ों के तनों पर बहुत सारी खरोंचें नजर आती हैं। यहाँ के हर कोने कोने का इस्तेमाल स्थानीय जानवर करते हैं। तनों में बने बिलों में खरगोश रहते हैं, और उनके बच्चे भी इसी में पैदा होते हैं। अभी अभी पैदा हुए खरगोश के ये बच्चे कुछ देख नहीं पाते, ना ही सुन पाते हैं, पर इसके बावजूद इन्हें अपनी माँ के आने का पता चल जाता है, और ये दूध पीने को बेचैन हो जाते हैं। शुरुआत में माँ इन्हें दिन में एक बार अपना बहुत ही पोषक दूध पिलाती है। जब ये 4 महीने से ऊपर के होते हैं तो बच्चे पैदा करने लायक हो जाते हैं। इस इकोसिस्टम में यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन खरगोश अकेले जानवर नहीं हैं जो जैतून के इन पेड़ों का फायदा उठाते हैं।
बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो इन पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, जैसे कि ये हूपो। हूपोस आसपास मौजूद कीड़ों को पकड़ते हैं ताकि अपने बच्चों का पेट भर सकें। आमतौर पर हूपो मधुमक्खियों को नहीं खाते। वो अपना छत्ता पेड़ों के काफी अंदर बनाती हैं और जैतून के पेड़ में इस तरह की गुंजाइश बहुत होती है। जैतून के इस जंगल में फूलों की भरमार है, इसलिए मधुमक्खियां यहां बहुत सारा पराग और रस जमा कर पाती हैं। जैतून के पेड़ों पर मधुमक्खियों के बच्चे बहुत तेजी से बड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर के मौसम के थपेड़ों का सामना नहीं करना पड़ता। अपने हरे भरे रूप को कायम रखकर जैतून के ये पेड़ जीवों के लिए एक आरामदायक घर बन जाते हैं। गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं और सर्दियों में ये ठंड और हवा से बचाते हैं। इस पेड़ की छाया उन झाड़ियों को बचाती है जो इसके तने के आसपास उगती हैं और जिन्हें खरगोश और कुतरने वाले दूसरे जीव खाते हैं। जैतून के इस जंगल में हमलावर जीव भी कम नहीं हैं। तरह तरह के खरगोश, कबूतर और छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं बहुत सारे शिकारी पक्षी, जैसे कि ये छोटे बाज। इस कॉमन केस्ट्रल का आज का दिन शानदार रहा है। इसने अपने जितना बड़ा एक शिकार पकड़ा है। इस कबूतर से जितना गोश्त मिलेगा, उससे इस केस्ट्रल को शिकार के बाद अपनी ताकत वापस लाने का मौका मिलेगा। इसके बाद वो अपने चूजों का भी पेट भर सकता है। आमतौर पर इसके घोंसले में 4-5 भूखे चूजे इसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैतून के पेड़ के नीचे ये बिच्छू मुसीबत में है। ये चींटियां खूंखार तरीके से अपने इलाके और अपने घोंसले की हिफाजत कर रही हैं और इस बिच्छू को खदेड़ने के लिए हर तरीका आजमा रही हैं। वसंत और गर्मियों में चींटियों के टीले के सारे सदस्य अपने प्यूपियल लार्वे की देखभाल में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। ये इनकी नई पीढ़ी है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये दूसरे कई जीवों के लिए लजीज खाना बन जाती हैं। वेस्टर्न थ्री-टोड स्किंक जैतून के इस जंगल के नम हिस्सों में ज्यादा पाया जाता है। वो चींटियों के टीले पर आ चुका है और उनके लार्वा और प्यूपा की जमकर दावत उड़ा रहा है। और अब इस छिपकली की बारी है। एक विशाल सेमेट्रॉनस चींटियों के टीले पर हमला करने को तैयार है। ये भी इन रसीले लार्वा से अपना पेट भरेगी। भूमध्य सागरीय इलाके की ये छोटी सी छिपकली कमाल की शिकारी है।
लगातार सक्रिय रहने वाली चींटियां लगातार आ रही इन मुसीबतों से उबरने में लगी हैं और ऊपर गूंज रही है सिकाडा की आवाज। ये पेड़ की शाखाओं के बीच छिपा बैठा है। गर्मियों में प्रजनन के मौसम के बाद जैतून के इस जंगल में वो जीव भी चले आते हैं जो यहाँ बसंत में नहीं आते। ये पेड़ की छाया में पनाह लेते हैं और जब वो यहाँ मौजूद हैं तो ऐसे खाने का लुत्फ उठाते हैं जो सपाट मैदानों पर अक्सर नहीं मिलता। कुछ तो यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि जैतून के पेड़ों पर उन्हें खाने को मिलते हैं रीढ़ की हड्डी वाले छोटे जीव जैसे कि चूहे। जैतून के इस जंगल के उस हिस्से में जहां शिकारी ज्यादा नहीं आते, जीवों की तादाद खूब बढ़ जाती है और नेवले को ऐसे इलाके बहुत पसंद है क्योंकि यहां चूहे, सांप और दूसरे छोटे जीव बहुत मिलते हैं और ये सब नेवले का शिकार हैं। एक तो इसकी सुनने, देखने और सूंघने की कमाल की काबिलियत, दूसरा इसकी चुस्ती फुर्ती और फिर इसके बहुत नुकीले दांत। यह कोई नहीं बच सकता। जैतून के कुछ जंगल इतने बड़े हैं कि इनके अंदरूनी इलाकों में सुनसान और दुर्गम झीलें हैं जहां कोई पहुंच नहीं सकता। ऐसी ही एक झील है एंडलुसिया की ये झील, जो एकदम खत्म होने की कगार पर पहुंच गए एक जीव का आखिरी ठिकाना है, व्हाइट हेडेड डक। एक समय ऐसा था जब जंगल में इनकी तादाद मुश्किल से 1 दर्जन रह गई थी। जैतून के इस विशाल जंगल में अलग थलग जैतून के पेड़ों के इस सुरक्षित इलाके में धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती चली गई और आखिरकार ये खतरे में पड़ी प्रजाति की लिस्ट से बाहर आ गए। पतझड़ आने से जैतून का ये जंगल थोड़ा सा बदल जाता है और व्हाइट हेडेड डक के लिए हालात बदल जाते हैं। पर इन पेड़ों के जैतून के बेमिसाल फल अब पकने लगते हैं। और ये वो पल है जब इस विशाल और तरतीब वाले जंगल में बड़ा बदलाव आने लगता है। जैतून बहुत ही पोषक और जरूरी भोजन है, इसलिए यहां दर्जनों नए जीव दावत उड़ाने चले आते हैं। एक बार फिर ग्रेट बस्टर्ड ने जैतून के पेड़ों पर डेरा डाल दिया है और पेड़ से गिरे फल की तलाश में भटक रहे हैं। इलाके और स्थानीय मौसम के हिसाब से जैतून के फल नवंबर से मार्च के बीच तैयार होने लगते हैं। पतझड़ के इस मौसम में जैतून के इस जंगल में बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी चले आते हैं। कुछ पूरी सर्दियां यहीं बिताएंगे, खाना जमा करेंगे और पेड़ के इस स्वर्ग में चैन से अपने दिन बिताएंगे। यहां से गुजरने वाले तकरीबन सारे पक्षी पके हुए जैतून से आकर्षित होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे जीव हैं जो फल से टपकने वाले पानी को पीकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे ये ब्लैक कैप। जैतून की कई किस्में होती हैं, पर सब में एक गूदेदार फल होता है जिसमें बड़ी तादाद में ऊर्जा, सोडियम, फाइबर और विटामिन ई होता है।
इस वक्त जैतून खाने वाले ज्यादातर जीव वो हैं जिन्होंने वसंत के मौसम में इन पेड़ों को कीड़ों से बचाया था। इस तरह जैतून के ये पेड़ अपनी हिफाजत करने वाले इन जीवों का एहसान उतारते हैं। स्टारलिंग, लेसर व्हाइट थ्रोट, ग्रीन फिंच, वॉर्बलर, ये सब जैतून के पेड़ों पर रहने वाले छोटे पक्षी हैं जिन्होंने वसंत में बड़ी तादाद में कीड़ों का सफाया किया था। और अब कड़ी सर्दियों में ये उन पेड़ों के फलों पर जिंदा रहते हैं जिन्हें उन्होंने बचाया था। यहां तक कि कबूतर भी कपकपाने वाली इन सर्दियों में यहां चले आते हैं। जैतून के पेड़ और कबूतर, सारी दुनिया में इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। कबूतर अपनी चोंच में जैतून के पुराने पेड़ की एक पतली डाली दबाए हुए है। जैतून का पेड़ जो भारी बारिश, सर्दियां और सूखे मौसम को सहता है, एक विविधता से भरा, समृद्ध और तरतीब वाला जंगल तैयार करता है। अंधेरे में घिरा अफ्रीका के बीचों बीच का सघन इलाका। यहां फल फूल रहे हैं दुनिया के कुछ बहुत अनजान जंगल। दुनिया के कुछ सबसे हैरत भरे जानवर अपने पुरखों के इस इलाके में छिपे रहते हैं। यहां के विशाल पेड़ों और लताओं में से छनकर धूप नीचे की गीली जमीन तक नहीं पहुंच पाती। ये दलदल वाला एक रहस्यमय इलाका है जहां जानवर आसानी से छिपे रहते हैं। उनकी मौजूदगी का सिर्फ एहसास होता है, जहां चीखें अफवाहों की तरह सुनाई देती हैं, लेकिन जहां अफ्रीका के जंगलों के मुताबिक खुद को ढाल लेने में माहिर विविधता से भरे जीव शायद ही कभी नजर आते हैं। ये पेचीदा और अभेद्य जंगल गुमनाम सा है और यहां छिपे हैं कई रहस्य। अफ्रीका के जंगल इंसान के सबसे नजदीकी रिश्तेदारों का घर भी है। गोरिल्ला और चिंपैंजी यहां किसी तरह जिंदा तो हैं, लेकिन वो सिकुड़ते जंगलों और शिकार से परेशान हैं। ये बचे हुए आखिरी जंगल इनके छिपने की जगह भी हैं और इनके लिए शिकंजा भी। इन्होंने घने और मुश्किल जंगल के मुताबिक खुद को पूरी तरह ढाल लिया है। ये जानते हैं कि खाना कभी ज्यादा होगा तो कभी कम, कभी खतरों से सामना होगा तो कभी यहाँ के हैरत भरे राज सामने आएंगे। यहाँ ये तकरीबन हर वक्त मूसलाधार ट्रॉपिकल बारिश में भीगे नजर आते हैं। जंगल और पानी का चोली दामन का साथ है। पानी यहां किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहता है। एक तो इतना सारा पानी और ऊपर से लगातार 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। इसकी वजह से पेड़ पौधे इतनी तेजी से बढ़ते और घने होते हैं कि इनके भीतर घुसना भी मुश्किल हो जाता है। इस दुर्गम जंगल में जितनी ज्यादा बारिश होती है और ये जंगल जितनी बारिश जज्ब कर लेता है, यहाँ के अलग अलग इकोसिस्टम और जीवों ने खुद को इसके मुताबिक ढाल लिया है। और चिंपैंजी ने जंगल के हर हिस्से का पूरा फायदा उठाया है।
अफ्रीका के इस वर्षावन में पानी एक सरहद की तरह काम करता है, पर यही वो डोर भी है जो सभी चीजों को एक सूत्र में बांधे रखती है। पौधे, जानवर और इकोसिस्टम एक धीमे और मध्यम कारवां की तरह एक साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। अफ्रीका के जंगलों के अंधेरे और दुर्गम बीचों बीच के हिस्सों से निकलती हैं नदियां। पानी की ये धाराएं धीरे धीरे आगे बढ़कर खुले सवाना मैदानों में जाकर मिलती हैं। जंगल की नदियां और इनके किनारे अफरा तफरी में आपस में गुथे रहते हैं। यहां रहते हैं ऐसे जानवर जो इस महाद्वीप की पहचान है, इसका प्रतीक है। इस विशाल नदी में रहने वाले कुछ जानवर जंगल में तभी घुसते हैं जब वो किनारे पर टहलने आते हैं। किनारों पर जंगल ज्यादा खुला रहता है और यहाँ नदियों में रहते हैं विशालकाय दरियाई घोड़े यानी हिप्पो, दुनिया के तीसरे सबसे भारी भरकम इलाकाई जानवर। इस मामले में सिर्फ हाथी और गेंडे इनसे आगे हैं। विशाल नरों का वजन करीब 3 टन तक हो सकता है। दरियाई घोड़े नदी में डूबे रहते हैं ताकि उनका शरीर ठंडा बना रहे और इनकी चमड़ी न सूख पाए। दिन भर वो पानी में खेलते कूदते भी रहते हैं। दरियाई घोड़े नदी में अटखेलियां कर रहे हैं, जबकि प्यासी भैंसों का झुंड झाड़ियों से बाहर आ रहा है। ये भैंसें पास के मैदानों से आई हैं। पानी के किनारे आकर ये झुंड सुस्ताता है। कुछ किशोर नर लड़ाई का खेल खेलते हैं। ये सिर्फ खेल है, असली लड़ाई नहीं। लेकिन आने वाले वक्त में एक ऐसा दिन भी आने वाला है जब ये नर अपने झुंड के सरदार बनेंगे, उसकी हिफाजत भी करेंगे। वॉर्थॉग या जंगली शूकर नदी के खुले किनारों पर आ जाते हैं। उनके आसपास सारस और लैपविंग्स खाना खोज रहे होते हैं। ये जंगली शूकर गीली जमीन खोजते रहते हैं। अपने सामने वाले पैरों से ये गांठें, जड़ें और कंद खोदते हैं और अपनी मजबूत थूथन से उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। वॉर्थॉग या जंगली शूकर कभी कभार ही जंगल में जाते हैं। जबकि दूसरे स्तनपाई जीव इसके उलट होते हैं। वो जंगल से कभी कभार ही बाहर आते हैं। जंगल के अंधेरे इलाके में वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनका विस्तार नदी के ऊपर तक हो जाता है और ऐसे इलाकों में किंगफिशर बर्ड्स खाना खोजने के लिए निकलती हैं। यहां पास ही कोई नदी का मुआयना कर रहा है। बहुत कम ऐसा होता है जब जंगल में बेफिक्र रहने वाले चिंपैंजी बाहर निकल आते हैं। चिंपैंजी की छोटी छोटी टोलियां नदी के छोटे छोटे किनारों पर जाती हैं और यहां के सपाट इलाकों में खोजबीन करती हैं। हालांकि खतरे की जरा सी भनक लगी तो ये फौरन जंगल में लौट जाते हैं, जहां छिपे रहने में ही इनकी सलामती है। हिरण की एक प्रजाति है बुशबक, जो इस जंगल में चिंपैंजीज के साथ रहती है। इसकी खाल जंगल की झाड़ियों में छाया और रोशनी के खेल से मेल खाती है
और इस तरह ये हमलावरों की खोजी निगाहों को चकमा दे पाते हैं। नरों के सींग तकरीबन 1 हाथ लंबे होते हैं, जबकि सवाना के हिरणों के सींग नहीं होते। इनका कद छोटा होने की वजह से इन्हें झाड़ियों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। बुशबक अकेले रहने वाला हिरण है। यह अपने इलाके में बने रहकर खाना खोजता है, यानी नरम पत्तियां, तने और जड़ें। जंगल की जमीन पर अकेले ही खाना खोजना अच्छा रहता है, क्योंकि यहां खाना बहुत ज्यादा नहीं मिलता। जंगल के कुछ विशाल जीव इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। गोरिल्ले अपनी ज्यादातर जिंदगी बस खाने की तलाश में ही बिता देते हैं। जंगल के इन बाशिंदों को जिंदा रहने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। गिनी की खाड़ी के निचले इलाकों में रहने वाले गोरिल्लों को खाने की तलाश में दिन भर जंगल में करीब 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। गोरिल्ले धरती के सबसे बड़े वनमानुष हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए बड़ी तादाद में खाना खाना पड़ता है। एक वयस्क एक दिन में 18 से 20 किलो खाना खा लेता है। इनकी घास फूस पत्तों वाली खुराक बहुत कम ऊर्जा वाली होती है, इसलिए गोरिल्ले बहुत सारा वक्त खाने में लगाते हैं। ये तकरीबन 104 किस्म के पौधों को खा सकते हैं। गोरिल्ला जिस जंगल में रहता है उसकी छत पर रहते हैं तरह तरह के जीव, जो जंगल की अलग अलग परतों का खूब इस्तेमाल करते हैं। सबसे ऊंची परत का भी, जहां फल पकते हैं और पेड़ों में बहार आती है। ये जो चहल पहल है, ये किसी की नजरों तक में नहीं आ पाती। गिनी की खाड़ी के जंगलों में रहती है बंदरों की एक असाधारण प्रजाति। उत्तरी या गैबॉन टेलापॉइन सबसे छोटा अफ्रीकी बंदर है। इनके सबसे बड़े नर का वजन 1 किलो से थोड़ा ज्यादा होता है। टेलापॉइन करीब 100 सदस्यों की टोली में रहते हैं। ये पेड़ों की निचली शाखाओं पर भटकते हैं। ये हमेशा नदियों या दलदली इलाकों के आसपास रहते हैं। मादाएं अपने बच्चों के साथ टोली के बीचों बीच रहती हैं। इनके बच्चे अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं। उनका वजन अपनी मां से 1/4 हो चुका है। इसमें हैरत की बात नहीं है कि नदी पर लटकती डालियों के नीचे ड्वार्फ क्रोकोडाइल्स मौके का इंतजार करते रहते हैं। अफ्रीका के इस जंगल में ड्वार्फ क्रोकोडाइल या बौने मगरमच्छों की कई प्रजातियां रहती हैं। करीब 2 मीटर की लंबाई वाला यह बौना मगरमच्छ उन्हीं में से एक है। इसके नन्हे आकार पर मत जाइए, यह बहुत ताकतवर जानवर है। इसका छिलकेदार कवच, हड्डी वाली पलकें, इसकी पीठ और गर्दन का पिछला हिस्सा खास तौर पर मजबूत होता है। ड्वार्फ क्रोकोडाइल इस जंगल में छोटी और उथली नदियों में रहते हैं। जंगल की इन्हीं नदियों में पिग्मी हिप्पोपोटामस भी रहता है। इस जंगल में पाए जाने वाले अजीब से जीवों में से एक। हालांकि दिन में ये ज्यादातर पानी के अंदर डूबे रहते हैं, लेकिन इन्होंने सूखी जमीन पर रहने के लिए भी खुद को ढाल लिया है। पहली नजर में ये अपने बड़े रिश्तेदारों यानी सामान्य दरियाई घोड़ों जैसे ही दिखते हैं, पर इनका वजन सिर्फ 200 किलो होता है। ये ज्यादा फुर्तीले और ठसकदार लगते हैं। कम वजन के रहते ये जंगल में तेजी और कुशलता से चल पाते हैं। ये चलने के लिए सिटाटुंगा या माशबग जैसे जानवरों के बनाए रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। ये हिरण अकेले रहना पसंद करते हैं और अफ्रीका के जंगलों के दलदलों और नदियों में अक्सर ही आते जाते रहते हैं।
ये जंगल के सबसे घने इलाकों में रहते हैं ताकि हमलावरों की नजरों से छिपे रह सकें। इस हिरण का वजन 100 किलो से भी ज्यादा है। इसके उलट ये नन्हे डाइकर जंगल के मुताबिक खुद को ढाल लेने की शानदार मिसाल हैं। ये हिरणों की सबसे छोटी प्रजाति है और इनमें से कुछ महज 3 किलो के होते हैं। ब्लू डाइकर सही मायनों में पिग्मी है। ये घने ट्रॉपिकल जंगल में बिना किसी दिक्कत के उछल कूद करता रहता है। अफ्रीका का यह घना जंगल उन लताओं से भरा है जो ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं और पेड़ पौधों का शामियाना या खंबा बना लेती हैं। ऐसे कुछ हिस्सों में तो पहुंचना तक नामुमकिन है। ऐसे में जो सबसे छोटे जीव होते हैं वही इस भूल भुलैया में से आ जा पाते हैं और खतरों से बचकर छिपे रहते हैं। ये नन्हे हिरण किसी भी शिकारी जानवर के लिए एक अच्छा नाश्ता है। चिंपैंजी जंगल में बड़ी आसानी से यहां वहां आ जा सकते हैं। ये हमारे सबसे नजदीकी रिश्तेदार हैं। हमारे 98% जीन्स इनसे मेल खाते हैं। ये इन जंगलों में जैसे बिना शर्त कैदी बनकर रह गए हैं। ये वनमानुष बहुत ही फुर्तीले होते हैं। जंगल की छत पर ये बिना किसी दिक्कत के यहां वहां आते जाते हैं और दबदबा बनाकर रखते हैं। जंगल के फर्श पर भी जहां ये आसानी से चल फिर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं। जिस तरह हम इंसान अपने आसपास के इलाके को अच्छी तरह पहचानते हैं, उसी तरह से चिंपैंजी भी अपने इलाके के सारे राज जानते हैं। ये नन्हा नर जानता है कि नीचे नदी में जाए बिना प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। छोटे छोटे टिड्डे न सिर्फ जमीन और पेड़ों की छाल पर उगने वाली काई की तरह दिखते हैं, बल्कि ये उसे सफाचट करते चले जाते हैं। इस तरह वो धीरे धीरे इन विशाल जंगल के पेड़ों की सतह को खुरसते चले जाते हैं। इनका कैमोफ्लेज गजब का होता है, पर हल्की सी भी हरकत की वजह से ये उन रेंगने वाले हमलावरों की नजर में आ जाते हैं जो खाना ढूंढने निकलते हैं। दीमक के टीलों में हवा आने के लिए बनी चिमनियां आर्किटेक्चर, खूबसूरती और कुशलता का शानदार नमूना है। दीमक घर बनाने में माहिर होती हैं। वो लकड़ी, मिट्टी और अपने ही मल का इस्तेमाल करके बेमिसाल डिजाइन तैयार करती हैं। मादा मजदूर दीमकें घर बनाने का काम करती हैं। इनकी हिफाजत फौजी दीमकें करती हैं, जिनके पास होते हैं ताकतवर जबड़े। चींटियां और दीमकें जंगल में बदलाव लाने वाले जीव हैं। और ये हर जगह मौजूद होते हैं। हर जगह मौजूदगी इन्हें आहार श्रृंखला की एक जरूरी कड़ी बनाती है और यहाँ एग्मा लिजर्ड जैसे कई जानवर इन्हें बड़ी तादाद में खाते हैं।
कीट पतंगे और छोटे स्तनपाई जिनमें बंदर, हिरण और कुतरने वाले जीव शामिल हैं, प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। जैसे कि यह नन्हा चिंपैंजी जो कीट पतंगे खोज रहा है, बीच बीच में यह सड़ती हुई इस छड़ी को खाकर भूख मिटा रहा है। गोरिल्लों के उलट चिंपैंजी पक्के शाकाहारी नहीं होते। हालांकि इनकी खुराक का एक बड़ा हिस्सा तरह तरह के ऐसे पौधे हैं जो यहां बड़ी तादाद में उगते हैं। लेकिन इनकी रोजाना की खुराक में जानवरों से मिलने वाली चीजें करीब 2% शामिल हैं और जंगल के हर कोने में ये इनकी तलाश करते हैं। जैसे कि यहां चिंपैंजी एक रेंगने वाले जीव को खा रहा है जो गिरे हुए तनों के बीच छिपा था। खाने से पहले जिज्ञासु चिंपैंजी थोड़ी देर अपने शिकार से खेलता है। पर ये अपने खाने से सिर्फ खेलते नहीं हैं, इनका समाज पेचीदा होता है। बहुत कम उम्र में ये टोली के दूसरे सदस्यों के साथ बहुत मजबूत रिश्ता कायम कर लेते हैं। उनके साथ इस तरह खेलने से एक दूसरे से परिचय बढ़ता है। ऐसे रिश्ते बनते हैं जिनके रहते रहस्य और खतरों से भरे इस जंगल में ये जिंदा बचे रह पाते हैं। जिस तरह चिंपैंजी छोटे शिकारों को देखकर हैरत करते हैं, वैसी ही हैरत हम अफ्रीका के जंगल को देखकर करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां मजे हैं, जिज्ञासा है और विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियां। यहां इंसानों के करीबी रिश्तेदार अफ्रीकी वनमानुष धरती के एक सबसे पुराने, सबसे स्थिर और कभी न बदलने वाले जंगल में रहते हैं। यहां पौधे और जानवर लाखों सालों से एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, क्रमिक विकास के सफर में एक साथ हैं, कुदरत की रचनात्मक ताकतों के असली यानी बिना मिलावट वाले रूप को महसूस कर रहे हैं।